हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 5 ऑफ क्लास 12 व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज द नेम एक्सप्लेन, दीज आर द वेव्स व्हिच कैरी एनर्जी। लेकिन कैसे कैरी एनर्जी, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, वेव्स क्या होती हैं? वेव्स क्या होती हैं? दिस इज द मोशन ऑफ द एनर्जी, मतलब कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो दिस इज द मीडियम। ठीक है, देखो मीन्स वेव्स क्या है? व्हेन पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो, और हम ये भी कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ वर्ड भी यूज होता है, या हम कह सकते हैं और ऑसिलेट्स, और हम कह सकते हैं कि वाइब्रेट। ठीक है, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ऑसिलेट और वाइब्रेट, they carry energy along with them and transfer them from one point to another. So then in that case we can say that energy carries a motion which is known as wave. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एग्जाम्पल कई बार यूज किया होगा, आपकी क्लास में टीचर ने बहुत बार बताया होगा कि अगर आप पानी में एक पत्थर फेंकते हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्रिएट होते हैं? वो एडिस क्रिएट हो जाते हैं, रिल्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। आई होप यू कैन इमेजिन दिस। जिस पॉइंट पर आपने स्टोन थ्रो किया, ठीक है, तो उसके अराउंड यू सर्कुलर पाथ में पानी आपको दिखता है, विजिबिलिटी होती है। और इफ यू हैव ऑब्जर्व दैट पॉइंट, आपने देखा होगा कि एक पॉइंट पर ये यूं थोड़ा सा हाइट पे एंड देन डाउन, फिर हाइट पे देन डाउन एंड देन हाइट एंड डाउन। तो हो क्या रहा है यहाँ पर वो एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। In junior classes you must have studied that in the wave motion particles do not actually move from one point to another. वो actually आगे नहीं जा रहा, हम कह रहे हैं कि wave is traveling, but particles is not actually moving, it is vibrating at its own position and transmitting energy to the next. और more easily you can understand कि जैसे suppose आपने ये ऐसे जाता है टू एंड फ्रो, आगे गया, अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये वाइब्रेट हुआ, नेक्स्ट वाले को एनर्जी दिया, खुद वापस आ गया। ये वाला नेक्स्ट आएगा, एनर्जी दी, वापस आ गया, फिर नेक्स्ट वाले को एनर्जी मिली, आगे गया, वापस आ गया। तो एक्चुअली वो पार्टिकल तो अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द नेक्स्ट। So during the wave motion, particle actually do not move and transfer the energy from one point to another. ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं दो तरह की वेव्स का। एक होती है आपके पास सपोज साउंड वेव्स एंड दूसरी है आपके पास लाइट वेव्स। दोनों वेव्स हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग है। ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं दैट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ठीक, चलिए बात करते हैं साउंड वेव्स एंड अगर हम लाइट वेव्स की बात करते हैं, लाइट भी तो वेव्स फॉर्म में ट्रैवल करती है। आप लोगों ने 9-10 तक पढ़ा है कि लाइट इज हैविंग अ रे नेचर ओनली, दैट इज इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिनस। लेकिन अब आप हायर क्लासेस में आते हो तो यू डिस्कस दैट लाइट हैज अ वेव नेचर ऑल्सो, दैट इज वाई इट डायफ्रेक्ट्स, इट इंटरफेयर। ठीक है, तो लाइट का नेचर रे भी होता है, वेव भी होता है, एंड इट बेसिकली हैव अ डुअल नेचर। अप टू सर्टेन पॉइंट इट एक्ट एज अ रे एंड आफ्टर सम डिस्टेंस वी कैन से दैट वो थोड़ा सा वेव नेचर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो डिस्कस करेंगे बाद में फ्रेक्शनल डिस्टेंस के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं वेव्स की। देखो, जो साउंड वेव्स हैं दीज आर द मैकेनिकल वेव्स और दैट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, है ना। हम कहते हैं कि अभी मैं कोई भी इंसान, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं आपस में, दो पर्सन खड़े हैं, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ और दूसरा पर्सन सुन रहा है, तो उसको कैसे सुनाई दिया? साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है और वो एनर्जी मुझसे दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंची? बिकॉज मीडियम क्या है यहाँ पर? एयर, राइट। एयर के पार्टिकल्स हैं। जब
हम बोलते हैं इन दैट केस दैट साउंड एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एयर पार्टिकल्स। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो यू कैन कीप अ हैंड अलोंग विथ योर माउथ और आप देखोगे कि वो एयर का प्रेशर आपके हाथ पर पड़ता है, यानी कि साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी जब यहाँ पर पड़े हुए एयर पार्टिकल्स को मिलती है तो वो एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट होता है, आगे जाता है एनर्जी कैरी करके। वो एनर्जी वो नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसमिट करके वापस आता है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टिकल एनर्जी नेक्स्ट को, एंड सो ऑन, एंड फाइनली इट रीचेस टू ईयर ड्रम ऑफ द अनदर पर्सन। ठीक है, जहां पर वो वाइब्रेट होता है और साउंड सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचते हैं और वो पर्सन सुन पाता है। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट बहुत कम टाइम में ये इंस्टेंट्स होता है। तो बेसिकली साउंड वेव्स क्या है? दीज आर द वेव्स विच नीड्स द मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। और हमने बहुत इजीली समझ लिया है ना कि साउंड वेव्स मटेरियल मीडियम है, एनर्जी कैरी हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी हो रही है। बट व्हाट अबाउट लाइट वेव्स? लाइट वेव्स सन से हम तक पहुंचती है, नो डाउट इन बिटवीन एटमॉस्फेयर है, लेकिन स्पेस भी तो है जहां पर वैक्यूम है, जहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो वहां से यहां तक लाइट वेव्स कैसे रीच करती हैं? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, नॉट नाउ, क्योंकि अब सबको पता है कि लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और हम ऑलरेडी हमें पता है कि EM वेव्स जो हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वाइब्रेट। बट इंस्टेंटली एट द स्टार्टिंग एट अबाउट 1831 में जब एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, एट दैट मोमेंट नोबडी नोज दैट हाउ लाइट ट्रैवल्स इन स्पेस। मीन्स अगर मटेरियल मीडियम ही नहीं है, ठीक है, पार्टिकल ही नहीं है कैरी करने के लिए एनर्जी, तो लाइट वेव ट्रैवल कैसे करती है? ठीक है, सो हम आज इस वीडियो में इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि इफ देयर इज अ वैक्यूम, देयर इज नो पार्टिकल कैरिंग एनर्जी, सो हाउ डू द लाइट वेव्स ट्रैवल? ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। तो व्हाट इज लाइट वेव? तो यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो लाइट वेव्स हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक, मैग्नेटिक एज द नेम एक्सप्लेन, मैग्नेटिक waves. So electromagnetic waves are the waves which are produced when both electric and magnetic fields move perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. So let me try to make this. Let us consider हमारे पास दो एक्सिस, ठीक है, ये बना लेते हैं हम डायग्राम, ट्राई करते हैं डायग्राम बनाने का। ठीक है, तो एक मूव कर रही है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, सो देखते हैं कैसे बनाएंगे। लेट हमने इसे नेम दे दिया y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस एंड z। तीन परपेंडिकुलर हैं, कोई भी तीन परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इधर x y z ले सकते हैं, इधर आप z ले सकते हो, x ले सकते हो, इधर y ले सकते हो, इट डजंट मैटर। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कोई भी एक्सिस किसी भी साइड ले सकते हो। तो ये हो गया आपके पास एक वेव अगर यूं जा रही है, ये है आपके पास x एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो लेट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ट्रैवलिंग अराउंड द x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक है जो y एक्सिस, देखो y एक्सिस कौन सा? ये y एक्सिस का प्लेन है, राइट? तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन व्हिच इज y एक्सिस। तो वो कैसे मूव करेगी? यहां से यूं मूव करेगी, ठीक है, ऐसे, राइट? ये हॉरिजॉन्टली आपने बनाना है, कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ऐसे मूव कर रही है, प्रॉपर बनाते हैं इसको। ठीक है, तो एक जो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है u, और एक वर्टिकली मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस, और प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है इधर, समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, एक कहाँ जा रही है? अलोंग x एक्सिस, ठीक, दूसरी कहाँ जा रही है? ऐसे ले लेते हैं, एक y एक्सिस, इधर एक y एक्सिस, और y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ऐसे जा रही है, और प्रोपेगेशन कहाँ है? इधर है, समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और मोशन ऑफ प्रोपेगेशन अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये इस तरह से मूव करती है, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर
एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, अब बात क्या आती है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ईएम वेव्स, अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट ये प्रोड्यूस कैसे हुई इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो इनिशियली वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 4th यूनिट में कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस द ईएमएफ, है ना। हमने पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कंडक्टर में एन ईएमएफ इज जनरेटेड। किसने दिया था वो? फैराडे लॉ से हमें पता चला था। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, ये हमने बना लिया कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर बना लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड एंड बी इज इंक्रीजिंग। हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, अगर वो बढ़ रहा है कहाँ है? इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ना, क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनवर्ड, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटवर्ड। अब ये इंक्रीज करे अंदर की तरफ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे द करंट विल इंड्यूस, the EMF will induce in a direction, current will induce in a direction such that it opposes its change। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इंक्रीज कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? टू अपोज दिस डायरेक्शन, मतलब करंट इस तरह से होगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। समझ रहे हो? अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने के लिए करंट क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये यू फ्लो करेगा, इसमें से करंट की डायरेक्शन होगी ये। आई होप ये क्लियर हो गया। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फैराडे लॉ के हिसाब से हमने लेंजेस लॉ में डायरेक्शन पढ़ी थी कि इट शुड, करंट शुड बी इंड्यूस्ड इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस इट चेंज। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज मतलब ये इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड प्रोड्यूस होगा, तो करंट की डायरेक्शन होगी यू। राइट, अब देखो बेटा, करंट जो है अपने आप कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? करंट प्रोड्यूस होने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ईएमएफ। और हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जिसकी वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, अब यहाँ पर करंट यू प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बताइए बेटा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट कहाँ से जाता है? करंट जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सबको पता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। और ये क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय द फॉर्मूला E is equal to minus d∅/dt हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा EMF इंड्यूस होगी। तो यहाँ से ये हमें एग्जैक्टली क्लियर है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस द क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो फैराडेज ने एंड लेंजेस लॉ से हमें ये पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स produces electric field। तब suddenly in about 1831 मैक्सवेल जी के मन में आया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने फिर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ही परफॉर्म्ड ए एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज फैक्ट। जो उसने कहा कि जो एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ इनकॉन्सिस्टेंस है। ठीक है, तो उनके हिसाब से कि हो सकता है कि करंट ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
नाउ लेट अस डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट। तो जो उनके दिमाग में आया कि कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ही टुक 2 कैपेसिटर प्लेट्स एंड कनेक्ट देम टू अ बैटरी एंड अ की से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही की को ऑन किया क्या होगा, बैटरी की वजह से करंट फ्लो होता है ना, हम ये कहते हैं बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, लेकिन कहां से कहां होगा, अब होगा क्या कि यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज को लेगा और यहां से इसको देगा। या हम इन शॉर्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से पढ़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड गोज टू हियर नेगेटिव। ठीक, तो इसे हम चार्ज की टर्म में पढ़ते हैं कि कनेक्शन करने पर dq चार्ज, ठीक है, dq चार्ज यहां से निकला, ठीक है, और ये dq चार्ज यहां पर जाकर इस प्लेट पर आ गया। जितना dq चार्ज यहां से निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मान लो एक नेगेटिव निकला और प्लस जो एक dq पॉजिटिव निकला, यहाँ पर वो पॉजिटिव पेस्ट हुआ, तो वहां पर उतनी ही डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गई, यानी कि वहां पर उतना ही नेगेटिव आ गया। फिर नेक्स्ट नेगेटिव आया तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट यहाँ से निकला dq, अगला पॉजिटिव यहाँ पे पेस्ट, मतलब यहाँ से निकला यहाँ पेस्ट, यहाँ से निकला यहाँ पेस्ट, क्योंकि वहां से डेफिशिएंसी होती जा रही है पॉजिटिव चार्ज की, तो वहां पर इक्वल नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि एक कंसीडर किया एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता है कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है, अगर ये करंट ही फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर। ठीक है, थंब के पॉइंट से बाहर अंदर, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेट दिस पॉइंट इज एक्स। ठीक, तो मैक्सवेल जी ने क्या किया कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी एंड ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल। इट शोज दैट कि करंट कैरिंग वायर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, और बाय एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl किसके बराबर है, म्यू नॉट I। प्रूव्ड, जितना करंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर उनके दिमाग में आया कि व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखूं तो क्या होगा। उन्होंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, लेकिन he found that as he kept the magnetic needle here, नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब आ गया क्वेश्चन कि यहाँ तो कोई वायर ही नहीं है, यहाँ वायर ही नहीं है, यहाँ चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ करंट ही नहीं है, और अगर करंट नहीं है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो एम्पियर्स लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं y पॉइंट, तो ये एट x तो है करंट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I, लेकिन एट y पॉइंट B डॉट dl म्यू नॉट इंटू जीरो, जीरो आ गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स जो एम्पियर्स लॉ था वो इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो उन्होंने इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया, ही सेड दैट जैसे जैसे चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, देखो मान लो पहले 2 dq इधर गए, तो 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिर 3 गए, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 4 गए, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है प्लेट्स पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो इसकी वजह से वहां पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड का कारण है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो उन्होंने बात रखी थी इन 1831, उन्होंने कहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो वो प्रूव हो गया। लेकिन
देखो, क्योंकि कन्वेंशनली इट वाज सेड दैट कि अगर करंट होगा तो ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कुछ लोगों ने इस चीज का अपोज किया कि जब यहाँ करंट ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उन्होंने कहा कि देयर इज द करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से 2 करंट्स हैं? उन्होंने कहा कि करंट जो है, करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो उन्होंने नाम दिया कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो कंडक्शन करंट क्या है? कंडक्शन करंट है आईसी, आईसी जो इन वायर्स में से जाता है। मतलब जब करंट कैरिंग वायर की हम बात करते हैं, क्योंकि वायर के थ्रू वो कंडक्ट कर रहा है करंट, तो उस करंट को उन्होंने बोला कि वो कंडक्शन करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो वैक्यूम में क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। ठीक है, तो हम कहें अगर कि कंडक्शन करंट है IC विच इज इक्वल टू dq बाई dt, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है? ID विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt। मतलब वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बात उनकी सेटिस्फैक्टरी लगी लोगों को कि क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का करंट है, इस वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ तो वैक्यूम था, यहाँ पर एक्चुअली कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ठीक, क्योंकि यहाँ से ये फैक्ट क्लियर हुआ कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो दोनों जब मूव करते हैं बाय चेंज करके, तो वो एक तरह की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ से जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स लॉ की, वो कंप्लीट हुई। अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने कहा क्योंकि 2 तरह के करंट हैं, कौन से? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट को और चेंज किया। तो उन्होंने एक और चीज एक्सप्लेन की, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सर्किट। देखो कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, अगर मैं इसको अब रब कर दूं, देख 2 कैपेसिटर प्लेट्स में आप बैटरी लगाते हो, चार्ज करते हो। ठीक है, तो करंट हम कहते हैं यहाँ से यहाँ जाता है। तो यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। तो ये कंटिन्यूटी पहले जो कंट्रोवर्शियल थी, जिसको समझना मुश्किल था, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ये एक्सप्लेन हो गई। तो उन्होंने कहा, मैक्सवेल सेड दैट कि जितना यहाँ पर कंडक्शन करंट जनरेट हो रहा है, उतना ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स Bx इज इक्वल टू By। जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, उतना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और हम ये कह सकते हैं कि IC इज इक्वल टू ID। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेट अस नाउ प्रूव दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इनिशियली, लेट यहाँ पर है प्लस Q चार्ज और यहाँ पर है माइनस Q चार्ज। ठीक है, तो जैसे जैसे ये यहाँ से चार्जिंग कर रहा है, तो कंडक्शन करंट कितना हुआ? IC की वैल्यू हो गई dQ बाय dt, और जो ID की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि 2 प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? 2 प्लेट्स के बीच में, यस, अगर याद हो तो 2 जब हमारे पास एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर कि phi e किसके बराबर है? phi e बराबर होता है E डॉट ds, यानी कि एरिया, E डॉट एरिया के बराबर होता है। और E की वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
सो इस फाई ई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी, फाई बाई डी टी की जगह हमने लिख दिया डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था तो हमने बाहर ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आई डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी क्यू बाय डी टी। और आई सी कितना था, आई सी भी कितना था, डी क्यू बाय डी टी। आई डी भी कितना आया, डी क्यू बाय डी टी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट यहाँ पर है उतना ही करंट वाई पॉइंट पर भी है। ठीक, तो ये प्रूव करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। देखो आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का मतलब है कि कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, लेकिन आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहां पर चार्ज है। वहां पर आई डी का मतलब क्या है, आई डी का मतलब है डी क्यू बाई डी टी, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कितना है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज यहाँ पर चेंज हो रहा है, और वो चार्ज चेंज होने की वजह से करंट यहाँ जनरेट हो रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर वहां से आई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आई होप आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर है। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पर आई डी किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। फाई ई की वैल्यू हमने निकाल ली ई इंटू एरिया, ई किसके बराबर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पुट किया तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई। इसकी वैल्यू जब हमने इसमें पुट की तो हमारे पास आई डी की वैल्यू आ गई डी क्यू बाई डी टी। एंड ध्यान रखेंगे कि डी क्यू बाई डी टी आई डी के केस में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सो लेट अस डिस्कस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। modified form of ampere circuital law। देखो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे x पॉइंट है और यहाँ पर x पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास क्या था, y पॉइंट। यहाँ पे IC है और यहाँ पे क्या है, ID। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ x पर क्या होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, और y पर कितना होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। ठीक है, अगर इसको हम कंबाइन कर देते हैं मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा b डॉट डी एल वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। देखो इकट्ठा लिखने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों का सम हो रहा है, क्योंकि एट वन प्लेस अगर करंट कंडक्शन करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायर नहीं है, राइट, यहाँ पर क्या है, सिर्फ कंडक्शन करंट। अगर सिर्फ कंडक्शन करंट है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा यहाँ पर जीरो होगा। तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। जब यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वायर नहीं है तो यहाँ पर जो कंडक्शन करंट है वो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी ओनली देयर, तो म्यू नॉट आई डी। तो दिस इज द नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड दिस इक्वेशन, दिस लॉ इज नोन एज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इसे हम नाम देंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, तो इन सारी कैलकुलेशन से हमें ये पता चल गया कि अगर स्पेस है वहां पर, मतलब वहां वैक्यूम है किसी पॉइंट पर, तो वहां पर जो फील्ड वेव्स जनरेट हो रही हैं वो कैसे हो रही है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और जब दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए मूव करते हैं तो कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो इसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं फिलहाल, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कन्वेंशनल करंट नहीं है। कन्वेंशनल मतलब वो किसी वायर में से पास होने वाला करंट नहीं है, ये एक ऐसा करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है, तो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब ये करंट कन्वेंशनली जिस तरह से वायर में कोई चार्ज फ्लो करता है वो नहीं है, ये स्पेस में है, क्रिएट हो रहा है जहां पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। और ये कैसे क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इट एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज अ चार्ज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये कब आ रहा है? इट एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी ये प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, एक कन्वेंशनल करंट है जो नॉर्मली जैसे वायर्स में से करंट फ्लो करता है उसकी तरह फ्लो नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कि दिस एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द स्टेशनरी कंडीशन। थर्ड क्या है? इट डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टडी कंडीशन। स्टडी कंडीशन मतलब क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कंडीशन, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा तो वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ही एग्जिस्ट करेगा, स्टडी कंडीशन में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है, कि हम बात कर रहे थे कि करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है वायर्स में से और कैपेसिटर की प्लेट्स में से भी आ रहा है, तो वो दोनों का कंबाइंड एफर्ट है, एक अकेला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको लास्ट पॉइंट को कि टुगेदर द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट satisfy the condition of continuity। एक अकेला सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, so this was all about the displacement current. I hope this topic is clear to you. In my next lecture we will do a few numericals related to this and the topic Maxwell equations and the sources, how these are produced, and all about the rest of the chapter which tells us how the electromagnetic waves are produced. So till that, keep watching my channel. Thank you and have a nice day.